अगर आप यूपीएससी के पीवाईक्यूज को उठाकर देखें वर्ल्ड ज्योग्राफी से, तो यूपीएससी ने कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, जिसमें से दो एरिया स्पेसिफिक हैं। सबसे पहले मिडल ईस्ट, जहां से आज तक के हाईएस्ट क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले हैं दोस्तों, और सेकंड एरिया है साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन थर्ड एरिया और है जो है सेंट्रल एशिया, जहां से यूपीएससी ने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं और सेंट्रल एशिया की कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। सो गाइज, विदाउट फर्दर अड्यू, प्लीज लेक्चर को शुरू करने से पहले यहां पर नीचे लाइक जरूर कर दें। प्लस इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको टेलीग्राम चैनल दिखता है उसको ज्वाइन कर लें। इसके साथ साथ यू कैन ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट मी एट माय इंस्टाग्राम हैंडल। मेरा नाम है रोहन त्यागी, और अगर आप अभी तक निर्णय इसके साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज लुक एट आवर कोर्सेज एंड ज्वाइन देम। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज एशिया एज यू ऑल नो। ये है हमारा प्यारा एशिया। अब हमारे एशिया में आई हैव टोल्ड यू कि दिस पार्ट इज द साउथ ईस्ट एशिया, दिस इज द ईस्ट एशिया, दिस इज साउथ एशिया, जो तो इंडियन ज्योग्राफी है ही, एंड दिस इज द सेंट्रल एशिया। ये जो एरिया आपको दिखता है ये सेंट्रल एशिया है, जो कि ऑलमोस्ट कैस्पियन सी से लेकर टियानशियान माउंटेन्स तक एक्सटेंड होता है। ऊपर रशियन स्टेपीज के साउथ से लेकर हिंदुकुश माउंटेन्स तक एक्सटेंड करता है। तो ये जो रीजन आपको दिखाई पड़ता है ये है आपका सेंट्रल एशिया। तो एक बार जूम इन करके देखते हैं सेंट्रल एशिया में। तो एज वी नो, दिस इज सेंट्रल एशिया और दिस इज द एक्सटेंडेड नेबरहुड ऑफ आवर कंट्री, यानी कि जो हमारा भारत देश है, इंडिया है, उसका एक्सटेंडेड नेबरहुड है ना। मिडल ईस्ट इज एक्सटेंडेड नेबरहुड, सेंट्रल एशिया इज एक्सटेंडेड नेबरहुड, एंड साउथ ईस्ट एशिया इज एक्सटेंडेड नेबरहुड। ये बात आपको मेरे भाई यहां पर याद रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले लेट अस लुक एट द कंट्रीज एंड लेट अस लुक एट द बॉर्डर्स। देखिए, सेंट्रल एशिया की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, सबसे पहले वो हम समझते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें, कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस रीजन। व्हाट गाइज? कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस रीजन। और कजाकिस्तान की जो कैपिटल है, अगर आप क्लियरली देखें, वो है, जी हां, अस्ताना और एलमेती। इसके बाद आप सेकंड लार्जेस्ट कंट्री को देखेंगे तो वो अफगानिस्तान है, जो कि एक तरीके से एक ट्रांजिशनरी कंट्री है बिटवीन साउथ एशिया एंड दी सेंट्रल एशिया। ये बात भी आपको यहां पर याद में रखनी है। अब इन दो कंट्रीज के बीच में आप देखेंगे 4 और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आपको देखने को मिलते हैं, और ये सभी कंट्रीज, सबसे इंपॉर्टेंट बात, लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। तो थोड़ा सा साइड में आप देखेंगे तो आपको यहां पर उज्बेकिस्तान देखने को मिलता है, जिसकी कैपिटल ताशकेंट है। ताशकेंट में क्या हुआ था? हमारे एक प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई थी, यू ऑल नो दैट। यहां पर आपको किर्गिस्तान देखने को मिलता है, जिसका बॉर्डर चाइना के साथ है, एज यू कैन सी। और यहां पर सैंडविच्ड रूप से आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिलता है, और टर्कमेनिस्तान के साथ साथ आपको यहां पर तजिकिस्तान देखने को मेरे भाई मिलता है। तो ये सारी कंट्रीज यहां पर क्लियरली आपको विजिबल हैं। इन बॉर्डर्स को थोड़ा सा ध्यान से देखने की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने आपको बताया कि जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के साथ सिर्फ 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज का बॉर्डर है, नेमली कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। वहीं दोस्तों, ये एरल सी है, जो अब एरलकुम डेजर्ट में तब्दील हो चुका है बिकॉज ऑफ सम इरिगेशन। We did some over irrigation because of that। तो एरल सी जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बॉर्डर पर लोकेटेड है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो यार, ये है हमारा सेंट्रल एशिया एज यू कैन सी। ठीक है, सेंट्रल एशिया के नॉर्थ में आपको रशिया दिखता है, वेस्ट में आपको दिखता है कैस्पियन सी, साउथ में आपको दिखता है ईरान एंड पाकिस्तान, और मेरे भाई ईस्ट में आपको दिखता है चाइना एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, गिलगित बल्तिस्तान स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट। ठीक है, तो ये है बेसिक मैप ऑफ सेंट्रल एशिया एज यू कैन सी। तो ये कजाकिस्तान है, ये अगर आप ध्यान से देखें अफगानिस्तान है, ये तजिकिस्तान है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये किर्गिस्तान है। ठीक है, दिस इज तुर्कमेनिस्तान एंड दिस इज उज्बेकिस्तान। दिस इज तुर्कमेनिस्तान, नीचे वाला जो है वो तुर्कमेनिस्तान है, और ये उज्बेकिस्तान है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, और चाइना इन सभी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। देखो, यहां पर चाइना है तजिकिस्तान के साथ, एक्सेप्ट उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, दे डोंट हैव
द बॉर्डर विद चाइना। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। सो ये बेसिक पॉलिटिकल ज्योग्राफी होती है सेंट्रल एशिया की। अभी हम वापस से इस मैप पे आएंगे, टेक नो टेंशन, एंड वी विल ड्रॉ ऑल दी फिजिकल फीचर्स ऑफ दिस एरिया। नाउ चलिए बात करते हैं फिजियोग्राफी की और रिलीफ की ऑफ सेंट्रल एशिया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। लेट अस टॉक अबाउट फिजियोग्राफी एंड रिलीफ ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। या अच्छा, इससे पहले हमें बात करनी है एक सिंपल सी चीज की, और वो है PYQs जो अभी तक पूछे हैं। तो आप देख सकते हैं अभी तक भी हमने जो पढ़ा है उसी से एक PYQ आया हुआ है। एज यू कैन सी, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हैव श्रंक इमेंसली ड्राइड अप इन द रीसेंट पास्ट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। जी हाँ दोस्तों, इट इज नन अदर देन एरल सी। ये आप सब लोग जानते हैं, यहीं से क्वेश्चन है वर्ल्ड ज्योग्राफी से। एक और क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ सी है, एक तरफ बॉर्डरिंग कंट्री है। 2019 का क्वेश्चन है। एड्रियाटिक सी कहाँ पे है, ब्लैक सी कहाँ पे, कैस्पियन सी, ये देखिए यहां से भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी सेंट्रल एशिया से पूछ चुका है, और इसी वजह से हम कुछ इसी तरीके से इस एरिया को पढ़ने वाले हैं। सो ऑलरेडी वी डिड दिस थिंग एंड नाउ लेट अस लुक एट द बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ दिस रीजन। तो आपके सामने एक बहुत ही क्लियर मैप है, और इस क्लियर मैप में सबसे पहले हम माउंटेन्स को मार्क करते हैं, और इन माउंटेन्स को मार्क करने के बाद लेट अस माय डियर फ्रेंड्स गो बैक टू आवर ब्लैंक मैप, एंड वहां पर इन सबको हम मैप आउट करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले आप अगर नॉर्थ में आते हैं तो आपको देखने को मिलते हैं यहां पर एल्टाई माउंटेन्स, जिसको कजाकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान और चाइना शेयर करते हैं। तो दीज आर दी एल्टाई माउंटेन्स। आई होप दीज आर विजिबल टू यू। तो ये आपके एल्टाई माउंटेन्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर के अंदर। क्लियरली आपको ये दिखता है। देखिए, एल्टाई माउंटेन्स आर नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन ओरोजेनी। ठीक है, इनकी जो ओरोजेनी है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको यहां पर टियान शान माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये हैं, और पामीर माउंटेन से ये ओरिजिनेट होते हैं। ये रहे, दे आर क्वाइट टॉल, काफी पीक 7000 है। तो दीज आर दी टियान शान माउंटेन्स, जो कि चाइना के अंदर ऑफ कोर्स, किर्गिस्तान के अंदर ऑफ कोर्स हैं, एंड थोड़े बहुत कजाकिस्तान के अंदर भी हैं, और दे आर इन द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ दिस रीजन। तो देखिए, टियान शियान माउंटेन्स को सेलेस्टियल माउंटेन्स भी कहा जाता है। दे आर अ ग्रेट माउंटेन सिस्टम जो स्पैन करते हैं अबाउट 2500 किलोमीटर अक्रॉस किर्गिस्तान, साउथ ईस्टर्न कजाकिस्तान एंड इनटू चाइना। देखिए, टियान शियान माउंटेन्स की जो हाईएस्ट पीक है वो जेंगशिश चोक्सू है, जो कि 7000 है, 7400 मीटर्स की वो पीक है, और वो किर्गिस्तान चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसके साथ साथ अगर आप टियान शियान माउंटेन्स को देखते हैं तो यहां पर दे आर मीटिंग पामीर। कहां पर? इन तजिकिस्तान दे मीट दी पामीर माउंटेन्स, जिसको आप पामीर नॉट भी कहते हैं। तो आइए लेट अस मैप आउट व्हाट आर पामीर नॉट, कहां पर है एग्जैक्ट लोकेशन। तो देखो, तजिकिस्तान का जो हार्टलैंड है वो पामीर माउंटेन से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, पामीर माउंटेन उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के अंदर एक्सटेंड करते हैं। तो दीज आर योर पामीर्स। अगेन, त्रियांशियान की तरह पामीर माउंटेन्स भी हिमालयन ओरोजेनी का ही पार्ट हैं। दे आर हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स। एक जंक्शन है, आप समझ सकते हैं, इसको हम कभी कभी रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। एंड यहां से बहुत सारी माउंटेन रेंजेस आपको ओरिजिनेट होते हुए दिखती हैं, चाहे वो टियानशियान माउंटेन्स हों, फिर कुनलुन माउंटेन्स हों, या फिर हिंदुकुश हों, या फिर काराकोरम्स हों। ठीक है, तो ये एक मेजर जियोलॉजिकल जंक्शन है, याद रखिएगा, इन सेंट्रल एशिया। एंड याद रखना है आपको कि ये तजिकिस्तान के अंदर हार्ट एंड सोल ऑफ पामीर्स आर लोकेटेड, और उसके आसपास की कंट्रीज में भी दे एक्सटेंड अ बिट। ठीक है,
पामीर के अंदर बहुत सारी पीक्स ऐसी हैं जो 7000 हैं, यानी कि 7000 मीटर से ऊपर हैं। देखिए, काराकोरम्स और हिमालयाज को छोड़कर कोई भी ऐसी माउंटेन रेंज वर्ल्ड में नहीं बनी जहां पर पीक्स आपको 8000 के अंदर मिले। ठीक है, और हिमालयन ओरोजेनी के बाहर आपको 7000 पीक मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। ठीक है, अच्छा, तो यह बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, तो आपको यहां पर यह देखने को मिल गया। नेक्स्ट, अगर आप आते हैं, यहीं से आपको हिंदुकुश माउंटेन्स निकलते हुए नजर आ रहे हैं इनटू पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, ये रहे। तो दीज आर हिंदुकुश, जो कि सदर्न बाउंड्री की तरह काम करते हैं ऑफ सेंट्रल एशिया। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, तो एल्टाई माउंटेन्स, टियानशियान माउंटेन्स, पामीर माउंटेन्स एंड हिंदुकुश माउंटेन्स, ये बात आप कृपया करके समझिए। ठीक है, अब आपको ध्यान से यह देखना है कि और कौन से एरियाज हैं माउंटेन्स के अलावा। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यहां पर है दोस्तों एक ट्रीलेस प्लेन, जिसको आप ग्रेट स्टेपी का पार्ट कह सकते हैं, दैट इज द कजाक स्टेपीज। तो यहां पर आपको काफी सारे ड्राई ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं, ये हैं आपके, ये जो रीजन आपको दिखता है कजाक स्टेपीज। ठीक है, तो एक वास्ट एक्सपेंस है ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड्स जो कवर करता है मोस्टली नदन कजाकिस्तान को, और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट ड्राई स्टेपीज हैं जो अबाउट 800,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं। ये एक ट्रीलेस प्लेन है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द कैस्पियन सी कोस्ट, north of the Caspian Sea coast, to the Ural Mountains and till, my dear friends, to the Altai Mountains। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। तो यहां से इट इज एक्सटेंडिंग टू हेयर, so this whole region is the Kazakh steppe for you। तो इसको हम लिख लेते हैं। कजाक स्टेप्स। नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्ट बेसिन की। आपको यहां पर दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहले है काराकुम और किजिलकुम डेजर्ट। देखिए, अबाउट 60% ऑफ सेंट्रल एशिया जो है वो डेजर्ट है, वो एक कोल्ड डेजर्ट है। देखो, काराकुम डेजर्ट इज अ ब्लैक सैंड डेजर्ट जो मोस्ट ऑफ द तुर्कमेनिस्तान को कवर करता है। इसको तुर्किस्तान डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहां पर आते हैं तो ये पूरा जो एरिया आपको दिखता है ये आपका डेजर्ट है। तो दिस इज द काराकुम डेजर्ट, नॉट काराकोरम, दिस इज काराकुम। और जो किजिलकुम डेजर्ट है उसको आप रेड सैंड डेजर्ट भी कहते हैं, जो वेस्टर्न उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है। देखो, ये लिखा हुआ है, देख रहे आप, दिस इज द किजिलकुम डेजर्ट, काराकुम एंड किजिलकुम डेजर्ट। इसको तुर्किस्तान डेजर्ट भी कहा जाता है। और ये कोल्ड डेजर्ट्स जो हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, ईरान के माउंटेन्स और अफगानिस्तान के माउंटेन्स की वजह से क्रिएट हुए हैं, बिकॉज साउथ से यहां पर मॉइस्ट विंड्स नहीं पहुंच पाती हैं। एंड दिस डेजर्ट हैज बीन क्रिएटेड बिकॉज दिस रीजन इज लोकेटेड इन द रेन शैडो रीजन ऑफ दीज माउंटेन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों इस रीजन के अंदर रिवर्स की। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देखिए, यहां पर दो मेजर रिवर्स हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले अमू दरिया है एंड नेक्स्ट इज सियर दरिया। तो देखो, अमू दरिया को हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ऑक्सस रिवर भी कहा गया है। एंड अमू दरिया का जो ओरिजिन है दैट इज लोकेटेड इन तजिकिस्तान पामीर माउंटेन्स। ठीक है, जिसके बाद ये रिवर फ्लो करती है टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ऑफ कोर्स इट इज अ पेरिनियल रिवर दैट इज फेड बाय ग्लेशियर्स ऑफ द पामीर माउंटेन्स एंड इट flows through Uzbekistan, Turkmenistan and, my dear friends, goes into the former Aral Sea। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तजिकिस्तान से ओरिजिनेट होती हुई ये रिवर अमू दरिया, ऑक्सस रिवर, और ये एरल सी के अंदर जाकर गिरती है। दिस इज द अमू दरिया। तो बेसिकली अफगानिस्तान की बाउंड्री को एक तरीके से डिटरमाइन करती है, नॉर्दर्न बाउंड्री को, ऑक्सस रिवर। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, व्हेन वी विल टॉक अबाउट सियर दरिया, इसको जैक्सटेरिस कहा गया है आपके टेक्स्ट में, खास रूप से इन
ग्रीक लैंग्वेज, जो कि टियान शियान माउंटेन्स ऑफ किर्गिस्तान से ओरिजिनेट होती है दोस्तों, एंड उसके बाद वेस्टवर्ड फ्लो करती है फरगाना वैली के नॉर्थ से, उज्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, ठीक है, और इज ऑफ कोर्स स्नो फेड फ्रॉम दी पीक्स एंड द ग्लेशियर्स जो यहां पर लोकेटेड हैं, और इट एम्प्टीज इनटू दी एरल सी। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, किर्गिस्तान के यहां से इट इज ओरिजिनेटिंग एंड गोइंग इनटू दी एरल सी, इनटू दी एरल सी। अब अमू दरिया और सियर दरिया के ऊपर जब ये पूरा रीजन यूएसएसआर का पार्ट था, देखिए आपको पता है कि जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, दे वर पार्ट ऑफ रशिया, है ना। अब ये जो अमू दरिया है और जो सियर दरिया है, ये दोनों ही रिवर्स मेरे भाई एरल सी के अंदर जाकर गिरती थी, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पर लोकेटेड है। लेकिन यहां पर इरिगेशन वर्क्स इतने ज्यादा किए गए बाय यूएसएसआर कि ये जो सी है आज के टाइम पर ये टोटली एम्प्टी हो चुका है, बिकॉज इसमें कोई इनलेट बचा नहीं है। पहले सियर दरिया, अमू दरिया इसमें गिरती थी, एंडोहेरिक बेसिन बनता था, इनलैंड ड्रेनेज बेसिन बनता था, बट नाउ यहां से बहुत सारी कैनाल्स वगैरह निकाल दी गई हैं, ठीक है, फॉर उज्बेकिस्तान, स्पेसिफिकली इन उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान एंड इवन इन कजाकिस्तान, कि ये पूरा सी जो है दोस्तों वो सूख चुका है, ठीक है, वो सूख चुका है। तो ये बात भी आपको याद में रखनी है। इसके साथ साथ कजाकिस्तान में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेक देखने को मिलती है, यह है लेक बलकश। ये भी आप देख लीजिए, लेक बलकश इज लोकेटेड इन कजाकिस्तान, और एक रिफ्ट वैली के अंदर क्रिएटेड ये लेक है, जो आपको समझ में आनी चाहिए। फाइन, सो दिस इज द बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ सेंट्रल एशिया। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम एरल सी क्राइसिस के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज यूपीएससी में यहां से ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, फ्रॉम द 1960s ऑनवर्ड सोवियत इरिगेशन प्रोजेक्ट्स यहां पर शुरू होते हैं, और अमू दरिया एंड सियर दरिया के पानी को डाइवर्ट करते हैं इनटू द कॉटन फील्ड्स ऑफ उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान। और इसी एक्सेसिव इरिगेशन फॉर द कॉटन कल्टीवेशन की वजह से आपको वर्ल्ड का वर्स्ट एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिजास्टर देखने को मिला। 2010s तक एरल सी हैड लॉस्ट ओवर 90% ऑफ इट्स वॉल्यूम, और एरल सी इनिशियली डिवाइड हुआ मल्टीपल सेपरेट वाटर बॉडीज में और सॉल्टी प्लेन्स में। और आज के टाइम पर जो एरल सी था, जिसका इतनी बड़ी लेक थी कि इसका नाम ही सी रख दिया गया था, वो मल्टीपल वाटर बॉडीज में डिवाइड तो हो ही चुका है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों इस रीजन के अंदर एरल कुम सॉल्टी डेजर्ट बन चुका है। यस, सो बेसिकली सेंट्रल एशिया के अंदर द एरल सी हैज लार्जली वैनिश्ड ड्यू टू मिसमैनेज्ड इरिगेशन। तो देखो, एरल सी डिजास्टर एक क्लासिक केस स्टडी है फॉर एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल मिसमैनेजमेंट, और ये हाईलाइट करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल वाटर यूज इन एरिड रीजन्स, ठीक है। और इसीलिए यूपीएससी को ये बहुत पसंद है, यहां से 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑलरेडी आपको दिखाया मैंने। और एक अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप मेंस में भी हो, यू आर डूइंग आंसर राइटिंग, of desertification, salinization, unforeseen costs of developmental policies, etc. Now, आज के टाइम पर कजाकिस्तान स्पेसिफिकली एंड विद द हेल्प ऑफ उज्बेकिस्तान, दे आर ट्राइंग टू रीस्टोर द नदर्न एरल सी। जो नॉर्थ पार्ट है एरल सी का, जिसमें सियर दरिया जाके गिरती थी, दे आर ट्राइंग टू रीस्टोर इट, बट आई डोंट थिंक सो दे कैन रीस्टोर इट। Now let's talk about climate and vegetation of this region. देखिए, जो सेंट्रल एशिया है वो हिंदुकुश, हिमालयाज एंड इवन ईरान के जैग्रॉस एल्ब्रूस माउंटेन्स के रेन शैडो रीजन में लोकेटेड है। लेट्स टॉक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन। अब सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि मच ऑफ द सेंट्रल एशिया इज एक्सट्रीमली ड्राई, और यहां पर कहीं भी एडिक्वेट प्रेसिपिटेशन नहीं होती है।
सो दैट आपको यहां पर फॉरेस्ट देखने को मिले। तो ज्यादातर एरियाज यहां पर ट्रू डेजर्ट्स हैं, काराकुम डेजर्ट हो ये वाला, या फिर किजिलकुम डेजर्ट हो ये वाला, या फिर एरलकुम डेजर्ट हो ये वाला। वास्ट एरियाज, दे आर desert, and these deserts are not tropical deserts, they are mid latitude cold deserts। ठीक है, याद। अब अगर मैं बात करूं काराकुम डेजर्ट की, तो भाई समर्स में वहां पर टेम्परेचर्स 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन विंटर्स में वहां पर टेम्परेचर -9 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाते हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा डायर्नल रेंज तो और एनुअल टेम्परेचर रेंज आपको देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रल एशिया की ऑलमोस्ट 60% जो लैंड है दैट इज डेजर्ट और सेमी डेजर्ट, उपजाऊ नहीं है उतनी। और इसीलिए सेंट्रल एशिया में जब भी क्राइसिस आया है, हमने देखा है कि सेंट्रल एशिया से बहुत हाई नंबर्स में माइग्रेशन हुई है, चाहे वो यूरोप की तरफ हुई हो, चाहे वो ईरान की तरफ हुई हो, चाहे वो इंडिया की तरफ हुई हो। कमेंट्स में बताओ मुझे, सेंट्रल एशिया से कौन सी माइग्रेशन इंडिया में हुई है। चाहे हम बात कर लें सीथियंस की, साकास की, हुन्स की, ठीक है, लेटर ऑन टर्क्स की, अफगानीज की, फाइन, ऑल ऑफ देम, मंगोलॉइड्स की, दे केम थ्रू सेंट्रल एशिया, इसी रीजन से वो आए हैं। अभी जो डेजर्ट रीजन है ना ये वाला, इसके नॉर्थ में यानी कि यहां पर आपको देखने को मिलते हैं स्टेप्स, ग्रासलैंड्स, बेसिकली दे आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो आपको यहां पर स्टेप बायोम देखने को मिलता है, जहां पर शॉर्ट ग्रास देखने को मिलती है आपको, एंड दिस रीजन इज ट्रीलेस। क्या? दिस रीजन इज ट्रीलेस। तो यहां का जो क्लाइमेट है वो विंडी विंटर्स होती हैं, कोल्ड एंड विंडी विंटर्स, एंड हॉट ड्राई समर्स यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। देखिए नॉर्मली इनिशियली ये जो पूरा रीजन है स्टेप्स का, इट हैज बीन यूज्ड बाय नोमैड्स, नोमैडिक पैस्ट्रोलिज्म यहां पर होता था, हर्डिंग ऑफ शीप्स, हॉर्सेस, हॉर्सेस का एक मेन एरिया है, यहां से हॉर्सेस एक टाइम पर एक्सपोर्ट किए जाते थे। ड्राई लैंड फार्मिंग यहां पर की जाती थी। आज के टाइम पर दोस्तों ये पूरा रीजन वीट के लिए यूज किया जाता है। आ रही है बात समझ? दिस इज द ग्रेनरी रीजन। कजाकिस्तान में तो काफी ज्यादा वीट की आज के टाइम पर खेती होती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा यहां पर आपको विंटर्स मंथ में बहुत सिवियर विंटर्स देखने को मिलती हैं, बिकॉज दिस रीजन हैज प्रॉक्सिमिटी टू साइबेरिया। तो नॉर्थ से जो कॉन्टिनेंटल एयर मास है, पोलर कॉन्टिनेंटल एयर मास है, साइबेरियन हाई है, इट मूव्स डाउन, एंड यहां पर काफी ज्यादा ठंड आपको देखने को मिलती है। कुछ कुछ रीजन्स में -45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, ये बात आपको देखना पड़ेगा। प्लस जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की कैपिटल है उन सब में माइनस में टेम्परेचर जाता ही है। आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलती है किन्हीं किन्हीं एरियाज में। ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इस रीजन के अंदर जो पामीर वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, इट इज हाईली ग्लेशिएटेड रीजन, और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन, वो भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलता है, तजिकिस्तान में देखने को मिलता है, और उस ग्लेशियर का नाम है फेडचेनको ग्लेशियर। लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द पोलर रीजन। तो बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? एंटार्क्टिका में है या फिर आर्कटिक रीजन में है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स माय डियर फ्रेंड्स, इट इज क्वाइट क्रिटिकल। देखो, अगर आप वेजिटेशन जोन्स की बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, तो क्लियरली आपको साउथ में डेजर्ट्स दिखते हैं, और डेजर्ट्स के ऊपर स्टेप्स दिखते हैं। ईस्ट में आपको माउंटेन्स दिखते हैं, जहां पर माउंटेन टाइप क्लाइमेट है, माउंटेन्स की वैलीज में आपको फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। और इसी वजह से इस रीजन के अंदर आप देखेंगे मोस्टली नोमैड्स रहे हैं, हमेशा से नोमैड्स रहे हैं, और यहां पर जब भी क्राइसिस आया है यहां से हमें माइग्रेशन देखने को मिली है। तो आइए नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव इन, जी हां,
सेंट्रल एशिया। तो आइए लेट अस गो टू द ब्लैंक मैप ऑफ सेंट्रल एशिया जो हमने यहां पर ड्रॉ किया था हमारे हाथों से, एंड लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कजाकिस्तान एंड ऑयल बेसिकली। देखिए, कजाकिस्तान के पास सेंट्रल एशिया के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, जो कि आज के टाइम पर आंके गए हैं ऑलमोस्ट आई थिंक 30 to 40 बिलियन बैरल्स हैं। और ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं कजाकिस्तान के, ये मोस्टली इस रीजन के अंदर हैं, ये वाला जो रीजन है, यानी कि यहां पर कैस्पियन सी है ना, ये पूरा कैस्पियन सी है, तो ये है कजाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स। तो अगर आप जितनी भी सोवियत कंट्रीज हैं आज के टाइम पर, रशिया तो है ही और रशिया के साथ साथ बहुत सारी हैं, लिथुएनिया है, लैटविया है, ठीक है, आपकी जॉर्जिया है, अजरबैजान है, एक्सेट्रा, प्लस सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो रशिया के बाद आज भी कजाकिस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल, सॉरी वर्ल्ड कह रहा हूं, जितनी भी रशियन कंट्रीज हैं, है ना, सोवियत कंट्रीज हैं ओल्ड, उसमें सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट पर रशिया है, सेकंड पर कजाकिस्तान है, ये बात आपको याद रखनी। सो इट इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन आफ्टर रशिया। और इन्हीं ऑयल रिजर्व्स में आज के टाइम पर, बिकॉज रशिया डोंट हैव मनी, पैसा है उनके पास बट दे डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट, सो आप देखेंगे कजाकिस्तान में हेविली चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज ये रीजन प्रॉक्सिमिटी रखता है चाइना से। चाइना को पता है कि आराम से यहां से पेट्रोल आ सकता है, लेके आया जा सकता है। इवन इंडिया ने भी कजाकिस्तान में ट्राई किया है टू इन्वेस्ट, स्पेसिफिकली ओएनजीसी ने ओवीएल के थ्रू, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के थ्रू कजाकिस्तान के अंदर कुछ ऑयल ब्लॉक्स में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है, ठीक है। और यहां से इंडिया चाहता है कि सेंट्रल एशिया से एक पाइपलाइन ईरान जाए, ईरान से इंडिया आए, ठीक है। पहले पाकिस्तान भी है बीच में, आपको पता है। तो कजाकिस्तान इज नोन फॉर ऑयल, बट यहां पर नेचुरल गैस भी ऑफ कोर्स मिलती है, लेकिन जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं सेंट्रल एशिया में नेचुरल गैस के, वो आपको तुर्कमेनिस्तान में देखने को मिलते हैं। और तुर्कमेनिस्तान एक गैस पावर हाउस है, यहां के डेजर्ट्स के अंदर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां से नेचुरली गैस बाहर निकल रही है, उसको ड्रैगन्स ब्रेथ कहते हैं। वहां पे आग ऑटोमेटिक लग रही है, जैसे इंडिया में ज्वाला देवी है ना, आपको पता होगा ज्वाला देवी हिमाचल में, जहां पर ऑटोमेटिकली गैस निकल रही है और आग जलती है वहां पर। ऐसे ही तुर्कमेनिस्तान में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ऑटोमेटिकली लोगों ने उसको बर्न किया हुआ है। तो तुर्कमेनिस्तान के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं। और अगर आप वर्ल्ड में देखें एज ऑफ 2024, आई वुड से तुर्कमेनिस्तान इज रैंक्ड फोर्थ ग्लोबली इन प्रूवन गैस रिजर्व्स, बिहाइंड रशिया, ईरान एंड कतर। आ रही बात समझ? और मैं आपको बता दूं कि तुर्कमेनिस्तान में गलकिनिश गैस फील्ड्स हैं, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैस फील्ड हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है इन रीजन्स की कि ये सारी कंट्रीज जो है ना मेरे भाई, दे आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अब क्वेश्चन ये है कि भैया लैंडलॉक्ड कंट्रीज किस तरीके से गैस को, पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करें। अब कजाकिस्तान सिर्फ पाइपलाइंस के थ्रू ही एक्सपोर्ट कर सकता है। नीचे ईरान है, ईरान के पास पेट्रोल की कोई कमी तो है नहीं। इधर चाइना है जो उसको बेच सकता है, हाँ, तुर्कमेनिस्तान का चाइना के साथ बॉर्डर भी नहीं है, ठीक है। तो हमने यहां पर तापी पाइपलाइन बनाने का प्लान बनाया था, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, कि भैया तुर्कमेनिस्तान की जो गैस है वो इंडिया तक आ जाए वाया ये पाकिस्तान, बट ये हो नहीं पाया, आपको बताइए, ठीक है। यहां पर लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स आपको नेचुरल गैस के बेसिकली देखने को मिलते हैं इन दी सेंट्रल एशिया। नाउ तो ये बात समझ में आती है। तो यहां पर तुर्कमेनिस्तान में आप देखेंगे आपको नेचुरल गैस देखने को मिलती है। नाउ देखो, सेंट्रल एशिया इज ऑल्सो वेरी रिच इन यूरेनियम, एंड सेंट्रल एशिया होल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट्स, वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट ऑफ द वर्ल्ड। और आज के टाइम पर जो कजाकिस्तान है ना, दिस कंट्री इज द लीडिंग यूरेनियम प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड।
और इंडिया भी यहीं से खरीदता है यूरेनियम अपना, आपको बता दूं। और आज के टाइम पर 35 से 45% के बीच में वर्ल्ड का यूरेनियम यहीं से आ रहा है। पूरे वर्ल्ड के अगर आप यूरेनियम रिजर्व्स ले लें तो कजाकिस्तान के पास 14% यूरेनियम रिजर्व्स हैं पूरे वर्ल्ड के। और इसी वजह से जो सेंट्रल एशिया है वो इतना स्ट्रैटेजिक बन जाता है इंडिया के लिए भी, चाइना के लिए भी, क्योंकि चाइना जो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मिडिल ईस्ट पर डिपेंडेंट था, ठीक है, तो वो यहां से भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कर सकता है कंप्लीट। आ रही बात समझ? तो वी हैव द यूरेनियम रिजर्व्स एज वेल इन कजाकिस्तान। ये बात आपको याद में रखनी है। इसके साथ साथ ये पूरा ही रीजन रेयर अर्थ मेटल्स में भी, क्रिटिकल मिनरल्स में भी बड़ा ही रिच है मेरे भाई। आपको यहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लार्ज रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, स्पेसिफिकली उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान बॉर्डर के पास। रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ह्यूज रिजर्व्स यहां पर लोकेटेड हैं। अच्छा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अलावा कॉपर में ये एरिया रिच है, गोल्ड में ये एरिया रिच है, और टंगस्टन में ये एरिया रिच है। आपको बता दूं कि कजाकिस्तान इज बिलीव्ड टू होल्ड लार्जेस्ट टंगस्टन डिपॉजिट्स। अनटैप्ड हैं लेकिन ये अभी तक भी। कहा जाता है कि वर्ल्ड के जो 10% टंगस्टन रिजर्व्स हैं वो कजाकिस्तान के अंदर है। किर्गिस्तान के पास वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स हैं, या गोल्ड है इनके पास बहुत सारा। कतपर रीजन है, कतपर KATPAR, और कुमतौर माइंस करके एक जगह है, वो बड़ी फेमस माइन है, यहां पे लिख देता हूं, कुमतौर माइंस। तो सेंट्रल एशिया का जो लैंडलॉक्ड रीजन है वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है यार, ये मिनरल रिच एरिया। यहां पर क्या नहीं है आप ये बताओ। हाँ, थोड़े आयरन ओर के और कोल के रिजर्व्स कम हैं, लेकिन भाई कोल की क्या जरूरत जब आपके पास ऑयल रिजर्व्स भी हैं, नेचुरल गैस भी है, यूरेनियम भी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो, प्रॉब्लम ये रही कि सोवियत रूल के दौरान जो सेंट्रल एशिया है उसको डेवलप किया गया एज अ कमोडिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री। यहां से ऑयल एंड गैस निकलती थी, ठीक है, और वो रशिया यूज करता था सोवियत संघ को बनाने में। इसके साथ साथ कॉटन का मोनोकल्चर यहां पर लेकर आया रशिया, जिससे कि डिपेंडेंसी कम की जा सके, ठीक है। और कजाकिस्तान से थोड़े बहुत कोल, थोड़ा बहुत मेटल जो है वो सोवियत यूज करते थे। और इसी वजह से आज भी ये जो कंट्रीज हैं ये अपने कमोडिटी एक्सपोर्ट पर हेविली डिपेंडेंट हैं। तुर्कमेनिस्तान की अब बात कर लें यार, जो उसकी इकोनॉमी है इट इज सेंटर्ड ऑन गैस, नेचुरल गैस एक्सपोर्ट्स मोस्टली टू चाइना। वहीं कजाकिस्तान की अगर आप बात कर लें, उसकी इकोनॉमी डेफिनेटली यूरेनियम पर डिपेंडेंट है और ऑयल के एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट है। लेकिन प्रॉब्लम वही है इस रीजन की कि ये पूरा रीजन लैंडलॉक्ड है और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सी की रिक्वायरमेंट है। तो या तो ये कंट्रीज हेल्प लेती हैं रशिया की टू रीच द सी। अब रशिया को इतनी दिक्कत है सी तक रीच करने में, आपको पता ही है, यूक्रेन क्राइसिस उसी की वजह से चल रहा है। या तो दे आस्क ईरान, या तो दे गो थ्रू, जी हां, चाइना। अब यहां पर अफगानिस्तान हमेशा से, आप अगर ध्यान से देखें, वोलेटाइल रहा है एंड साउथ एशिया तक पहुंचने का रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड रहा है। अगर इंडिया के पास आज गिलगित बल्तिस्तान का एरिया होता तो वी वुड हैव अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया, कुछ भी कर सकते थे। इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड थिंग अगर हमारे पास सेंट्रल एशिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती, बट वी डोंट हैव गिलगित बल्तिस्तान दैट वाज टेकन अवे बाय पाकिस्तान इन 1947 बिकॉज ऑफ सम ब्लंडर्स ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। तो देखो, अब ये रीजन इतना लैंडलॉक्ड है, इसीलिए आपको यहां पर पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले सेंट्रल एशिया चाइना की पाइपलाइंस हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारी लाइंस हैं यहां पर जो कजाकिस्तान से या फिर तुर्कमेनिस्तान से, सेंट्रल एशिया से होकर चाइना के जिनजियांग जाती हैं। एंड चाइना खूब सारा पेट्रोल भी यहां से लेता है, गैस भी यहां से लेता है, यूरेनियम भी यहां से लेता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग। तापी पाइपलाइन तो ऑफ कोर्स कूड़े में डाल दो पाकिस्तान की वजह से, वी कांट टॉक अबाउट इट। लेकिन
तापी पाइपलाइन के ऑल्टरनेटिव इंडिया यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा है, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, टेकिंग हेल्प फ्रॉम रशिया एंड ईरान। देखिए, वाइल INSTC इज बेसिकली नॉट एन एनर्जी पाइपलाइन, ये एक एनर्जी पाइपलाइन नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भैया इससे एनर्जी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेंगे। इट इज नॉट अ एनर्जी पाइपलाइन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज नॉट अ एनर्जी पाइपलाइन। जस्ट अ सेकंड गाइस, it is not a energy pipeline, but INSTC is a major multimodal trade corridor। ये एक मल्टीमोडल ट्रेन कॉरिडोर है जो मुंबई को कनेक्ट करेगा बंदर अब्बास से ऑफ ईरान, और ईरान से थ्रू रोड यू विल बी कनेक्टेड टू तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड ऑल द रीजन्स। तो हम बेसिकली यहां पर अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को टोटली बाईपास कर रखे हैं यूजिंग INSTC। यार यही एक प्रॉब्लम है कि इंडिया के पास ऑन पेपर बॉर्डर है विद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर का पखान कॉरिडोर के रीजन में, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं है, वो पाकिस्तान के पास है। दैट्स द मेन इशू, और इसीलिए आपको INSTC, ईरान के ऊपर, इन सब के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो एक 70 to 100 किलोमीटर का कॉरिडोर है दैट विल रिड्यूस शिपमेंट टाइम बाय 30 to 40% कंपेयर टू ट्रेडिशनल रूट्स। जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, पहले यहां से आता है, मेडिटेरेनियन से सामान आता है और डायरेक्टली नीचे ईरान आएगा। बट ऑफ कोर्स यार, ईरान अनस्टेबल कंट्री है, ठीक है, उसके पास में अफगानिस्तान अनस्टेबल कंट्री है, रशिया में वॉर चल रही है यूक्रेन की, सेंट्रल एशिया खुद कभी भी अनस्टेबल हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया, बट ठीक है, लेट अस ट्राई। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, CAREC कॉरिडोर्स। जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं विद सपोर्ट फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, दे आर डेवलपिंग रोड एंड रेल कॉरिडोर्स, ठीक है, जो हम कैरेक कॉरिडोर को हम कहते हैं, याद रखिएगा, CAREC कॉरिडोर इन दिस रीजन। इसके साथ साथ ट्रांस कैस्पियन कॉरिडोर यहां पर बन रहा है। इट इज अनदर इमर्जिंग रूट इन दी ट्रांस कैस्पियन रीजन, ठीक है। कजाकिस्तान कैस्पियन सी को टोटली यूज करना चाहता है टू कनेक्ट टू ईरान एंड अदर एरियाज, ठीक है। अच्छा, इस रीजन के अंदर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव थोड़ा सा डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई? देखो, सेंट्रल एशिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन फॉर चाइना, बिकॉज चाइना का वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न नेबर सेंट्रल एशिया है, ठीक है। और इसी वजह से जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इस रीजन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली जो हमारी, आपको पता ही है, जो सिल्क रोड बेसिकली चाइना बनाना चाहता है। 2013 में चाइना ने अनाउंस किया कि कजाकिस्तान में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट क्रिएट की जा रही है, ऑफ कोर्स, और कजाकिस्तान से ही चाइना डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है टू रशिया एंड यूरोप। आ रही बात समझ? बहुत सारे ड्राई पोर्ट्स यहां पर क्रिएट किए हैं चाइना ने कजाकिस्तान के अंदर, ट्रेन्स चला दी हैं, ठीक है, क्या ट्रेन्स चला दी। अब चाइना के दूसरे एंड पर हमें इंडिया के एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। इंडिया सेंट्रल एशिया को देखता है एज पार्ट ऑफ इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड, और इसीलिए हमने कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी भी लॉन्च की थी। अब इंडिया लैक करता है अपनी ही गलतियों की वजह से अ डायरेक्ट लैंड बॉर्डर, अ डायरेक्ट लैंड रूट, अ डायरेक्ट लैंड एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, और इसीलिए इंडिया को मजबूरन ईरान और अफगानिस्तान को यूज करना पड़ता है थ्रू द सी रूट्स टू गेट इनटू सेंट्रल एशिया। इंडिया ने INSTC के ऊपर हाँ हाँ करो करो, चाबहार पोर्ट, अशबगत एग्रीमेंट, ये सब करने की कोशिश की है, बट इशू ही ये है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन ईरान, और ईरान इज नॉट स्टेबल कंट्री। कभी वो चाइना की गोद में बैठ जाता है जाके, कभी रशिया की गोद में बैठा होता है। तो तापी गैस पाइपलाइन जिसकी बात हो रही है, इंडिया जोड़ना चाह रहा है, मुझे तो वो लगता नहीं है कि हो पाएगी जब तक वहां पर पाकिस्तान है। आ रही बात समझ?
तो देखिए, सेंट्रल एशिया की कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में हम एक बार डिस्कस करते हैं, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इनफ अबाउट सेंट्रल एशियन ज्योग्राफी, लेट्स टॉक अबाउट देम। तो सबसे पहला इशू तो यही है यार कि जो सेंट्रल एशिया है, इट हैज अ लैंड लॉक्ड नेचर एंड अ ट्रांजिस्ट डिपेंडेंस। अगर आप 6 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं, 5 उसमें से सोवियत सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सभी की सभी कंट्रीज लैंडलॉक्ड हैं, और इवन अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, छठी कंट्री, एंड हेंस दे डोंट हैव एनी डायरेक्ट एक्सेस टू द सी, टू द ओशन। इनफैक्ट अगर आप कजाकिस्तान की बात करें, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री भी है भाई, बाय एरिया। और उज्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है दैट इज डबली लैंडलॉक्ड कंट्री। व्हाट इज अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री? यानी कि भैया इस कंट्री के चारों तरफ जितनी कंट्रीज हैं वो सारी लैंडलॉक्ड हैं, तो आपको एटलीस्ट 2 कंट्रीज क्रॉस करनी पड़ेंगी टू रीच ओपन ओशन, टू रीच सी। और इसी ज्योग्राफी की वजह से द ज्योग्राफी नेसेसिटेट्स रिलायंस ऑन ट्रांजिट कॉरिडोर्स थ्रू नेबरिंग स्टेट्स, और इसीलिए ये रीजन आज के टाइम पर चाइना की गोद में बैठा है, चाइना इन्वेस्ट कर सकता है इन कॉरिडोर्स के ऊपर। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड इशू इज, ये रीजन एक टाइम पर हार्टलैंड कहा गया था, यानी कि जो भी इस एरिया को कंट्रोल करेगा वो वर्ल्ड को कंट्रोल करेगा, इन द हार्टलैंड थ्योरी ऑफ मैकेंडर। तो ये जो रीजन है, इट हैज प्रॉक्सिमिटी टू मेजर पावर्स। आप ध्यान से देखें, ऊपर रशिया है, यहां पर चाइना है, नीचे पास में इंडिया है, वी आर रीजनल पावर एज वेल। तो ज्योग्राफिकली सेंट्रल एशिया इज इनसर्कल्ड बाय रीजनल एंड वर्ल्ड पावर्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर इशू है कि कौन सी कंट्री किसके साथ अपना अलायंस, एलिजियंस डिक्लेयर कर रही है। ठीक है, सो इट हैज बीन अ हार्टलैंड। इसके साथ साथ द ग्रेट गेम की अगर हम बात करते हैं 19th सेंचुरी के, तो सेंट्रल एशिया हैज बीन यूज्ड एज स्ट्रेटेजिक बफर जोन। ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में जो ग्रेट गेम चल रहा था, उसके अंदर सेंट्रल एशिया को एक बफर जोन देखा गया बिटवीन द रशियन एम्पायर एंड द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। आ रही बात समझ? और वही मेंटालिटी आज है। दिस इज व्हाट अ बफर जोन आज भी। व्हाट, ये आगे यूरोप से कनेक्ट करता है, ये रीजन बिटवीन द एशिया एंड यूरोप, आप कह सकते हो। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इंडिया कैन डू फर्स्ट। देखें भाई, अफगानिस्तान हमारे लिए, चाहे वहां तालिबान आ जाए, चाहे ISIS आ जाए, हमें मतलब नहीं। हमें अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने हैं। क्यों मेंटेन करने हैं? बिकॉज अफगानिस्तान इज गेटवे टू सेंट्रल एशिया। आगे फ्यूचर में अगर POK हमारे पास आता है, कुछ भी पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है, डिसमेंटल होता है, तो वी विल हैविंग डायरेक्ट एक्सेस टू अफगानिस्तान, एंड फ्रॉम अफगानिस्तान वी हैव डायरेक्ट एक्सेस टू सेंट्रल एशिया, जो कि मिनरल रिच है, एनर्जी रिसोर्स रिच रीजन है। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आपको याद रखने दो। सेंट्रल एशिया में अफगानिस्तान बिकम्स वेरी क्रिटिकल एंड सेंट्रल टू इंडिया। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए मेरे भाई। सो ये इंडिया यहां पर कर सकता है। एंड विद दैट गाइज, आज का जो लेक्चर है सेंट्रल एशिया के ऊपर वो खत्म हो गया है। होप कि आपको लेक्चर बढ़िया लगा हो, मजा आया हो करके। एंड दिस इज व्हाट इट इज माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको इस तरह से हाई क्वालिटी लेक्चर्स चाहिए, अब देखो, जो पूरा लेक्चर है मैं 3 घंटे में कराता हूं, जो मैंने आज टोन डाउन किया इनटू 50 मिनट्स, 45-50 मिनट्स। फाइन। सो गाइज, विद दैट थिंग इन माइंड, बाय, टेक केयर, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेस्ट एशिया की बात करेंगे, जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर आपने अभी तक भी निर्णय IAS के बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो? डोंट वेट, ज्वाइन इट वंस एंड लुक एट हम कितनी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर, आई विल मीट यू द नेक्स्ट।